हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी केमिस्ट्री बाय रश्मि नामदेव पर। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10th की कार्बन और उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और हम आज इसका चौथा लेक्चर पढ़ रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बहुत सारे रासायनिक गुण होते हैं जिसमें हम वन बाय वन एक एक रासायनिक गुणों का हम आज व्याख्या करेंगे। तो पहला जो है वो है दहन। दहन यानी जलना, है ना। तो दहन, तो जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं या कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है और साथ में प्रकाश देता है, ऊष्मा देता है। आपको बताई थी मैंने कि जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे आपका हाइड्रोकार्बन है, मीथेन, ईथेन, है ना। जितने आपके पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं, जो आपके घर का एलपीजी गैस है, जो कोयला है, मिट्टी का तेल है, ये सारे के सारे जीवाश्म ईंधन वास्तव में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या क्या देते हैं? ये ऑक्सीजन के साथ दहन अभिक्रिया के द्वारा CO2 देते हैं और प्लस क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं। आपको मालूम है जब हम गैस जलाते हैं तो उससे ऊष्मा निकलती है, साथ में प्रकाश भी देते हैं। उजाला भी दिखता है कि नहीं? जब गैस पर आप खाना बनाते हैं या बनते हुए देखते हैं तो देखते हैं कि ऊष्मा भी निकल रही है और प्रकाश भी। तो चलिए इसको देखते हैं केमिकल, इसकी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए कोई भी कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ दहन करेगा और दहन के साथ देगा वो CO2 प्लस ऊष्मा और प्लस प्रकाश। ठीक है, ये कार्बन। देखिए कार्बनिक पदार्थों की ना पहचान ही यही है कि यदि किसी कार्बनिक पदार्थ या यदि किसी पदार्थ को हम जलाएं, उसका दहन करें और यदि धुआं निकले तो इसका मतलब वो पदार्थ कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, तो अब आप देखिए आपके आसपास कितने सारे पदार्थ हैं जिसको जलाने पर धुआं निकलता है, यानी वो सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ हैं, है ना। आप लकड़ी जलाइए, आप पेपर जलाइए, है ना, कुछ भी चीज़ इस तरह से आप जलाएंगे और यदि वो धुआं निकल रहा है इसका मतलब क्या है? वह कार्बनिक पदार्थ है। अब हम देख लें, जैसे ये कार्बन डायरेक्ट हमने जलाया और कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश निकली। हम मीथेन को जलाकर देखते हैं। यदि मीथेन का हम दहन करते हैं तब भी क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, साथ में जल के अणु किस रूप में निकलेंगे? गैस रूप में निकलेंगे, यानी वाष्प के रूप में निकलेंगे। ये किस फॉर्म में निकलेंगे? गैस के रूप में। और साथ में ऊष्मा तो निकलना ही निकलना है और प्रकाश भी निकलना ही निकलना है। तो ये है दहन की अभिक्रिया। ठीक है, अब मैं इससे संबंधित कुछ बता दूं। जैसे यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, आपको याद होगा जिसमें एकल बंध होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो नीली ज्वाला के साथ, साफ स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, आपके घरों में उपयोग होने वाला LPG गैस जो है वो N ब्यूटेन है, जो देखिए आपका नीली ज्वाला के साथ वो जलती है। और अगर अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो वो थोड़ी सी कालिख के साथ या पीली ज्वाला के साथ जलती है और बर्तनों को भी काला करती है। तो ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसा जलेगा और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसा जलेगा। ठीक है, तो अब दहन से संबंधित एक और बात बता देते हैं कि जो दहन होती है तो हमेशा जो गैसीय पदार्थ होता है, जैसे आपने लकड़ी जलाया,
ठीक है। लकड़ी जलाएंगे तो लकड़ी के अंदर जो गैसीय पदार्थ जो है उसका दहन होगा और उसी से ही ज्वाला निकलेगी और बाकी पदार्थों का दहन नहीं होगा। आप लकड़ी जलाते हैं, देखिए बहुत बड़ा पोर्शन जो है, बहुत बड़ा भाग उसका रह जाता है, जलता ही नहीं है और ज्वाला नहीं देता। वो सुलगता तो रहता है पर ज्वाला वो नहीं देता। तो ज्वाला कौन देते हैं? केवल किसी भी पदार्थ का जो गैसीय पोर्शन है, गैसीय भाग है, वही ज्वाला देते हैं। तो ये हो गई आपकी दहन अभिक्रिया। चलिए इसको नोट कीजिए, दहन अभिक्रिया को। चलिए अब हम दूसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, देखो किसी भी नाम के अंत में यदि करण लग गया मतलब वो जुड़ रही है ना, और विकरण लग गया, वी ऑक्सीकरण, यानी कि वो निकल रही है। ठीक, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीकरण, यानी हम ऐसा बोलेंगे कि ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन अगर जुड़े तो वह रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें बहुत आसानी से ऑक्सीजन जो है वो जुड़ जाता है और विभिन्न उत्पाद बनाता है। तो हम देखते हैं उसको। ठीक है, जैसे ये हम देखते हैं CH3 और CH3, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये है इथेन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और ये ऑक्सीजन के साथ, देखिए हम इसको बड़े ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं मैं आपको बताऊंगी। ये बड़े ब्रैकेट में क्योंकि ये नवजात ऑक्सीजन है ना। और ये पहले ये ऑक्सीजन जुड़ेगा और क्या बना देगा? देखिए CH3 CH2 और यहाँ OH, देखो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर 3 थे तो 3 में से CH2 पहले लिख दिए, एक ऑक्सीजन जुड़ गया और ये OH। अब ये क्या बन गया? यानी ये इथेन से क्या बन गया? ये इथेनॉल। कल आपने पढ़े हैं ना, इथेनॉल। ठीक, अब इथेनॉल पर फिर ऑक्सीजन जुड़ रही है। ऑक्सीजन जुड़ने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे फिर बन जाता है CH3 COOH, यानी एक और ऑक्सीजन जुड़ गया और ये H2 जो है वो पानी के रूप में निकल गया, H2O। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन H2O के रूप में ये निकल गया, H2O। और यहाँ एक और ऑक्सीजन आ गई, यानी इस बार जो ऑक्सीकरण हुआ है उसमें 2 नवजात ऑक्सीजन लगे हैं। और ये क्या बना देता है? ये बना देता है एसिटिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल। कल अपन ने इस सब को पढ़ लिया है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो देखिए अब ये जो हम बड़े ब्रैकेट में लिखे हैं, बड़े ब्रैकेट में ऑक्सीजन, हाँ, यानी कि ये किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम इसे नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। और ये नवजात ऑक्सीजन जिन पदार्थों से हमें प्राप्त हुआ उसे हम कहते हैं ऑक्सीकारक, यानी ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक वो पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करे, नवजात ऑक्सीजन देता है, ये कहलाता है ऑक्सीकारक। अब यहाँ हम कौन कौन से ऑक्सीकारक का उपयोग हम कर सकते हैं? हम कर सकते हैं क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसका उपयोग हम कर सकते हैं ऑक्सीकारक के रूप में। हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 का उपयोग कर सकते हैं
हम ऑक्सीकारक के रूप में। यानी अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया लिखी है यहाँ तो नवजात ऑक्सीजन लिखा रहेगा, लेकिन इसके ऊपर लिखा रहेगा किसी ऑक्सीकारक का नाम, जो कि हो सकता है, अपन ने देखे क्षारीय KMnO4, ये हो सकता है। और हो सकता है ये नवजात ऑक्सीजन यहाँ पर लिख दे, वो ऑक्सीजन के, ये देखिए बड़े ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये परमाणविक रूप में ऑक्सीजन मिला है हमें, और वो किसने दिया है, वो दिया है ऑक्सीकारक ने। और ऑक्सीकारक कौन होते हैं, जिनकी रिएक्शन के फलस्वरूप हमें नवजात ऑक्सीजन मिलता है। जैसे क्षार और KMnO4, क्षार के रूप में कोई भी NaOH वगैरह उपयोग कर सकते हैं, और उन दोनों की रिएक्शन के फलस्वरूप नवजात ऑक्सीजन मिलेगा, और ये कहलाएगा ऑक्सीकारक। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोकार्बन इथेनॉल में, और इथेनॉल फिर एसिटिक अम्ल में बदल जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को भी आप लिख लीजिए, और ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए अब अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं, जिसका नाम है संकलन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो अभी हमने ऑक्सीकरण पढ़े थे, ऑक्सीकरण में क्या लिखे थे कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, और ये है अपचयन अभिक्रिया, वास्तव में हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना ये कहलाता है अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो वास्तव में अगर हम बात करें संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तो चारों संयोजकता पूर्ण होती है, तो वो तो क्रिया कहाँ करेगा, हाइड्रोजन उसमें जुड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये अभिक्रियाएं जो संकलन अभिक्रिया है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये जो है हाइड्रोजनीकरण, देखो हमने कहा ना क्या ऑक्सीकरण, अब यहाँ अपचयन, लेकिन हम उसको अब बोल रहे हैं हाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजनीकरण के द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये बनाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्रिया हो रही, हाइड्रोजन का जुड़ना यानी हाइड्रोजनीकरण, ये देखिए अब जोड़ दिए हमने हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजनीकरण। अब हम कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे मान लीजिए हम एथिलीन ही ले लें, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें जो है वो हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जुड़ने के फलस्वरूप देखिए ये द्विबंध है, ये द्विबंध यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगा। द्विबंध जो है वो बहुत ही दुर्बल बंध होता है, आसानी से टूट जाता है, और टूटने के फलस्वरूप एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। तो बन जाएगा आपका CH3 और CH3। देखो दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी एथिलीन एल्कीन जो है वो इथेन यानी एल्केन में बदल गया, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं संकलन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। और इस अभिक्रिया के द्वारा ही वनस्पति तेलों को, है ना, वनस्पति घी में बदल दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा वनस्पति तेल यानी जो तेल हम खाते हैं, अगर वो जो तेल खाते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जब उस पर हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया होती है तो वो वनस्पति घी में बदल जाता है। और आप देखिए तेल को जलाइए तो जलेगा, वनस्पति घी को जलाइए तो जलेगा, यानी सबकी दहन अभिक्रिया होगी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और प्रकाश मिलेगी और ऊष्मा निकलेगी, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, वास्तव में ये सभी के सभी कार्बन और उनके यौगिक हैं। तो ये हो जाएगा
इस अभिक्रिया को हम देखें तो इससे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम प्राप्त कर रहे हैं। ये है एथिलीन, इथिलीन है ये, है ना। एल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाला, और ये कैसा है, सिंगल बॉन्ड वाला यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमने प्राप्त कर लिया। तो ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और ये उपयोगी क्यों है, क्योंकि ये वनस्पति तेल से वनस्पति घी को बदलने की प्रक्रिया है। हालांकि वनस्पति घी जो है वो नुकसानदायक होता है, उसको हमें नहीं खाना चाहिए, हमें वनस्पति घी ही खाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वनस्पति जो घी है वो बहुत ही मुश्किल से जलता है। वनस्पति तेल जो है वो ज़्यादा लाभकारी होता है और वनस्पति घी जो है वो नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आखिरी अभिक्रिया पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी प्रतिस्थापन का मतलब है किसी एक परमाणु को निकालकर उसकी जगह स्वयं बैठ जाना प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। सामान्यतः देखा जाए तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो किसी अभिकर्मक के द्वारा या किसी भी कंडीशन में सामान्यतः वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अक्रिय होते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य प्रकाश, सनलाइट है ना, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो एल्केन होता है उसका हाइड्रोजन किसी भी हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने CH4 लिए और हैलोजन ले लिए हमने, जैसे क्लोरीन ले लिए, ठीक है, कोई भी हैलोजन, और यहाँ पर हमने क्या कर दिए, हम कर दिए सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश, या कहीं पर H भी लिखा रहता है, E बराबर H, इतनी ऊर्जा होती है सूर्य प्रकाश में, इसलिए ये लिखा रहता है। तो अब क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन को इस Cl परमाणु ने प्रतिस्थापित कर दिया और बना दिया CH3। देखो CH4 था, एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह Cl परमाणु आ गया, तो इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसका एक H और इसका Cl मिलकर क्या बना दिया है, HCl। तो ये हमने क्या लिए थे, ये हमने लिए थे मीथेन, और यहाँ पर हमने क्या प्राप्त किया, क्लोरोमीथेन। कल पढ़े थे ना अपन ने, क्लोरोमीथेन। तो ये है प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो कि सनलाइट की उपस्थिति में ही होती है, और ये अभिक्रिया आगे भी चलती चली जाती है। जैसे अगले पद में क्या होगा, ये जो CH3Cl है फिर से Cl2 क्रिया करेगा और क्या बना देगा, एक H का प्रतिस्थापन पुनः हो जाएगा और इस बार बना देगा CH2Cl2, ठीक है। और एक HCl, जैसे ये निकला था ना, एक HCl ये निकल जाएगा और यहाँ पर H। अब अगले पद में फिर से वही अभिक्रिया हो सकती है, यानी प्रतिस्थापन होता चला जाएगा। एक बार फिर से -HCl और एक हाइड्रोजन निकाल के क्या बना दिया उसने, CHCl3। देखिए एक हाइड्रोजन का पुनः प्रतिस्थापन हो गया और ये क्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हुई, ठीक है। अब इसी तरह से एक हाइड्रोजन, आखिरी हाइड्रोजन बचा है, अब इसका भी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिस्थापन हो जाएगा और बन जाएगा CCl4। यानी हमने देखा कि प्रत्येक जो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन Cl परमाणु के द्वारा हो गया है तो इसे ही हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है, जो कि किसकी उपस्थिति में होती है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो आज हमने कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़े, चार। कौन कौन से पढ़े, दहन जिसमें ऑक्सीजन के साथ वो जलता है, जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और ऊष्मा और प्रकाश। दूसरी हमने पढ़े ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीजन से जुड़कर एल्कोहल और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है।
फिर तीसरी हमने पढ़े संकलन अभिक्रिया, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन से जुड़कर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जुड़ जाते हैं। और ये अभिक्रिया भी विशेष रूप से उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है ना, उस समय बताना भूल गए थे। ये अभिक्रिया भी किसकी उपस्थिति में होती है? उत्प्रेरक। इसके लिए हम निकेल या पीडी है ना, इसका उपयोग करते हैं। तो ये उत्प्रेरक केवल रहता है और उस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से ये जुड़कर कौन सी अभिक्रिया देगा? अपचयन अभिक्रिया। और चौथा जो है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें प्रत्येक बार कार्बन के साथ जुड़ा हाइड्रोजन का हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापन होता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी हैलोजन जुड़ रहे हैं ना, तो हम इसी अभिक्रिया को हैलोजनीकरण बताई थी मैंने अभी, करण लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हैलोजनीकरण, हैलोजन का जुड़ना, हैलोजनीकरण। ठीक है, तो हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हैलोजन का जोड़ना। अब इस हैलोजन में भी कौन जुड़ रहा है? यहाँ पर Cl जुड़ रहा है। तो ये जो Cl जुड़ रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्लोरोनीकरण कह सकते हैं। क्या सकते हैं? कहेंगे ही। क्लोरीन का जुड़ना क्लोरोनीकरण, अगर ब्रोमीन जुड़ जाए ब्रोमोनीकरण। ठीक है, तो ठीक ये चारों रासायनिक अभिक्रियाएं आपने पढ़े और अच्छे से समझ में आया होगा तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।